होकर मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए। होकर मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए। ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। हाँ फ्रेंड्स, हमें ढलते शाम की तरह मायूस नहीं होना है, क्योंकि ज़िंदगी तो भोर है, ज़िंदगी एक प्रभात है। हमें निकलते सूरज की तरह से बनना है फ्रेंड्स, और एक ही पाँव पर हमें नहीं ठहरना है, बल्कि हमें दोनों ही पाँव पर धीरे धीरे करके सही राह पर और निरंतर चलते रहना है। हाय फ्रेंड्स, you are most welcome over here. I am Rakesh Singh and you are watching my study channel Charisma Study Zone. Friends, today in this video we are going to make a study of English literature based on TGT, PGT, NET, GIC and other competitive exams. Now let's go and start it. Question number 88. Question number 88. The first book printed in England was. इंग्लैंड में प्रिंट होने वाली जो पहली पुस्तक थी वो कौन सी पुस्तक थी फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है द डिकेट्स, द डिक्टेस एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसफर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, द डिक्टेस एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसफर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेंटेंस नंबर 89। ब्रिटिश ड्रामा ग्रू आउट ऑफ। ब्रिटिश ड्रामा ग्रू आउट ऑफ यानी ब्रिटिश ड्रामा का विकास किससे हुआ। तो फ्रेंड, जहाँ यह जो ऑप्शन दिए गए इस ऑप्शन में आपको बताना है ब्रिटिश ड्रामा ग्रू आउट ऑफ, ब्रिटिश ड्रामा का विकास किनसे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, लिटर्जी। लिटर्जी दैट मीन्स द सॉन्ग ऑफ डेथ, या इट इज़ कॉल्ड एज एलजी। तो फ्रेंड्स, लिटर्जी का मतलब होता है मरणोत्तर गीत। तो ब्रिटिश ड्रामा का जो विकास हुआ वह लिटर्जी से हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सेंटेंस नंबर 90 दिया गया है, द मिस्ट्री प्लेज डील्स विथ। द मिस्ट्री प्लेज डील्स विथ, मिस्ट्री प्लेज में किस बात की चर्चा थी, आपको बताना है। मिस्ट्री प्लेज में किस बात की चर्चा थी। तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बिब्लिकल थीम्स। तो इसमें बाइबल से संबंधित थीम की चर्चा की गई थी द मिस्ट्री प्लेज में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, द मिरेकल प्लेज रिप्रेजेंटेड। द मिरेकल प्लेज रिप्रेजेंटेड यानी मिरेकल प्लेज किस बात का प्रतीक था, मिरेकल प्लेज। तो फ्रेंड्स, मिरेकल प्लेज में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, ए मिराक्यूलम और ए मिराक्यूलस एस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ सेंट्स। ए मिराक्यूलम और ए मिराक्यूलस एस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ सेंट्स यानी संतों के जीवन में होने वाली चमत्कारी के घटनाएं या पक्ष। तो यहाँ मिरेकल प्लेज के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 92, द मॉरल्टीज आर। मॉरल्टीज क्या हैं, आपको बताना है फ्रेंड्स, मॉरल्टीज क्या हैं। तो मॉरल्टीज, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मॉरल्टीज यह सीरियस प्लेज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 93, द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरलूड। द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरलूड इज, यानी इंटरलूड की जो विशेषता है वो क्या है। तो यहाँ पर इंटरलूड की जो खास विशेषता है फ्रेंड्स वह है ह्यूमर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इंटरलूड जिसका मतलब होता है मध्यांतर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ह्यूमर।
नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 94 आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ मेजर साइकिल्स ऑफ मिरेकल प्लेस अस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ पर जो मेजर साइकिल्स ऑफ मिरेकल प्लेस यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं, यानी मिरेकल प्लेस के जो मुख्य साइकिल यहाँ दिए गए हैं, इन्हें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको प्लेस करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द वेकफील्ड साइकिल, द कॉर्निश साइकिल, द चेस्टर साइकिल एंड द यॉर्क साइकिल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 95 आइडेंटिफाई द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश टू एम्प्लॉय एल्गरी। द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश का वो फर्स्ट प्ले आइडेंटिफाई करना है जिसमें टू एम्प्लॉय एल्गरी का प्रयोग किया गया है, यानी इंग्लिश का वो पहला प्ले जिसमें एल्गरी का यूज किया गया है, वह कौन सा प्ले है फ्रेंड? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, द होरोइंग ऑफ हेल। द होरोइंग ऑफ हेल में एल्गरी का पहली बार यूज किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 96 आइडेंटिफाई द मोस्ट गिफ्टेड राइटर ऑफ द इंटरलूड। द मोस्ट गिफ्टेड राइटर ऑफ द इंटरलूड, यानी इंटरलूड का सबसे प्रतिभाशाली राइटर का नाम आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इंटरलूड का जो मोस्ट गिफ्टेड राइटर है जिसका नाम है राथशाल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 97 डॉक्टर अजीज इज ए कैरेक्टर इन। डॉक्टर अजीज जो कैरेक्टर है वह किस बुक में आया हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ए पैसेज टू इंडिया। ये पैसेज टू इंडिया में यह कैरेक्टर आया हुआ डॉक्टर अजीज, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 98 द फर्स्ट ब्रिटिश पोइट हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच सिंबलिस्ट। आपको वह पहला अंग्रेज कवि का नाम बताना है जो फ्रेंच सिंबलिस्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, W.B. Yeats। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 99 द मून इज नो डोर, इट इज अ फेस इन इट्स ओन राइट, वाइट एज ए नकल एंड टेरिबली अपसेट। द मून इज नो डोर, इट इज अ फेस इन इट्स ओन राइट, वाइट एज ए नकल एंड टेरिबली अपसेट। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव लाइन्स। आपको बताना है फ्रेंड्स किसमें किस फिगर ऑफ स्पीच यानी किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पर्सनिफिकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पर पर्सनिफिकेशन के रूप में यूज किया गया है क्योंकि द मून इज नो डोर इट इज अ फेस। यहाँ पर कहा गया है पहली लाइन में कि मून कोई डोर नहीं होता है, मून कोई डोर नहीं है, इट इज अ फेस यह तो एक चेहरा है, यानी मून को एक फेस की तरह पर्सनिफाई किया गया है, मून को एक फेस की तरह पर्सनिफाई किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 100 द फिगर ऑफ स्पीच इन विच 5 miles meandering in a mazy motion। आपको बताना है 5 miles meandering in a mazy motion। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बनेगा ऑलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार। ऑलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही लेटर की आवृत्ति होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यम की बार बार आवृत्ति की गई है, माइस, मिएंडर, मेजी और मोशन सब में यम की फ्रीक्वेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर अलिट्रेशन बनेगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 101
When a senior professor calls a young lecturer Mr. Socrates, तो ही इज यूजिंग द फिगर ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, जब कोई सीनियर प्रोफेसर अपने यंग लेक्चरर को मिस्टर सॉक्रेटिस कहता है, तो ऐसा कहते समय वह किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज करता है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सटायर। तो यहाँ पर सटायर का वह यूज करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 102, द मेन काज ऑफ वार ऑफ रोजेज वाश। द मेन काज ऑफ वार ऑफ रोजेज वाश यानी गुलाबों का युद्ध, इस घटना का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर द मेन काज ऑफ वार ऑफ रोजेज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द कमर्शियल राइवलरी बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। गुलाबों का युद्ध जो 1455 से 1485 तक यह चला है, और यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच व्यापारी के प्रतिस्पर्धा के चलते हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 103, किंग हेनरी सेवन असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। किंग हेनरी सेवन जो इंग्लैंड की सिंहासन पर आसीन हुआ, तो फ्रेंड्स आपको बताना है वह किस काल में आसीन हुआ, यानी तो इसका राइट आंसर है 1485, 1485 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 104, किंग हेनरी एट असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। किंग हेनरी एट जो इंग्लैंड की सिंहासन पर आसीन हुआ, किस सेशन में आपको बताना है सेशन। इसका राइट आंसर है 1509, 1509। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 105, हु रिस्टोर्ड रोमन कैथोलिज्म इन इंग्लैंड। हु रिस्टोर्ड रोमन कैथोलिज्म इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में रोमन कैथोलिज्म को पुनर्स्थापित करने वाला कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वीन मेरी, यानी महारानी मेरी। क्वीन मेरी रिस्टोर्ड रोमन कैथोलिज्म इन इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 106, द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। महारानी एलिजाबेथ का शासनकाल आपको बताना है। महारानी एलिजाबेथ का शासनकाल जो कि स्ट्रेच है, वह कब से कब तक है? महारानी एलिजाबेथ का शासनकाल, जिसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1558 टू 1603, यानी 1558 से 1603 के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 107, during Elizabethan age, England emerged as a novel, a puissant nation, rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks. फ्रेंड्स आपको बताना है ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन काल में इंग्लैंड इमर्ज्ड, इंग्लैंड जो जिसका आविर्भाव किस रूप में हुआ है? ए नोबल एंड पीजेंट नेशन, एक श्रेष्ठ और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में। राउजिंग हर सेल्फ, जो अपने को उस रूप में राउज कर रहा है। लाइक ए स्ट्रांग मैन आफ्टर स्लीप, जैसे कोई मजबूत या शक्तिशाली व्यक्ति नींद के बाद जगता है। एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स, और अपने अजेय लॉक को हिलाता हुआ। तो फ्रेंड्स एलिजाबेथन एज में आपको बताना है, नेम द ऑथर हु रोट दीज वर्ड्स। नेम द ऑथर हु रोट दीज वर्ड्स, आपको बताना है कि यह जो स्टेटमेंट है किसने कहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा फ्रेंड्स। मिल्टन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। एलिजाबेथन काल में इंग्लैंड जो कि ए नोबल ए पीजेंट नेशन, राउजिंग हर सेल्फ लाइक ए स्ट्रांग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स के रूप में।
तो ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, मिल्टन। और नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 108। Renaissance was the manifestation of new life, an outburst of virtuous fluidity after the cramping restaurant and withering asceticism of Middle Ages. फ्रेंड्स, आपको बताना है ये जो ओपिनियन है, रिनेशा वाज द मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यू लाइफ, यानी रिनेशा जो कि नए जीवन का प्रकटीकरण था, एन आउटबस्ट ऑफ वर्चुअल फ्लोरिडिटी आफ्टर द क्रैम्पिंग रेस्टोरेंट, और संकुचन और नियंत्रण के बाद सद्गुण की फ्लोरिडिटी का आउटबस्ट हुआ, एंड विदरिंग आसेटिसिज्म ऑफ द मिडल एज। तो फ्रेंड्स, इसको आपको बताना है यह जो ओपिनियन है, यह ओपिनियन किसने कहा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है टिलियर्ड। यह ओपिनियन टिलियर्ड का है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 109। द टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। द टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन, यानी तुर्कवासियों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया किस सन में। तो आपको बताना है सन, यानी 1453, 1453 में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 110, यानी 110। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिजल्टेड इन द, कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन का परिणाम क्या हुआ, यानी जब कॉन्स्टेंटिनोपल का जब पतन हो जाता है, इसका रिजल्ट क्या होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रिवाइवल ऑफ ग्रीक और क्लासिकल लर्निंग, यानी ग्रीक और क्लासिकल लर्निंग का पुनरुत्थान होता है द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 111। 111 जो दिया गया है, वाइजेस एंड डिस्कवरी हैज बीन रिटन। वाइजेस एंड डिस्कवरीज हैज बीन रिटन, यह बुक किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा, हैकलुइथ के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 112, 112। Who pioneered the writing of pen unadorned and direct prose? Who pioneered the writing of plain unadorned and direct prose? यानी राइटिंग ऑफ प्लेन अडॉर्न्ड एंड डायरेक्ट प्रोज, इसे किसने प्रचलित किया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वाइजर्स के द्वारा यह पायनियर किया गया है, राइटिंग ऑफ प्लेन अडॉर्न्ड एंड डायरेक्ट प्रोज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 113, 113। किंग हेनरी VIII issued the famous historical declaration of renouncing the supremacy of Pope and of declaring himself the head of English Church। आपको बताना है किंग हेनरी VIII issued the famous historical declaration। जब किंग हेनरी VIII ने मशहूर ऐतिहासिक घोषणा किया कि वह पोप की सर्वप्रभुता का त्याग करेगा और स्वतः इंग्लिश चर्च के हेड वह बनेगा। तो फ्रेंड्स, यह घटना किस समय हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, 1534, 1534 में, जब किंग हेनरी VIII ने एक ऐतिहासिक घोषणा किया कि वह पोप की सर्वप्रभुता का त्याग करेगा और स्वतः वह इंग्लिश चर्च का हेड बनेगा। तो यह घटना हुई है 1534 में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 114।
सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स नोन एज टोटल्स मिसलेनी। सॉन्ग्स एंड सॉनेट जिसे टोटल मिसलेनी के नाम से भी जाना जाता है, यह किस सेशन में जो है कि अपीयर हुआ फ्रेंड्स, आपको बताना है। द नेम ऑफ सेशन, तो द नेम ऑफ सेशन इज 1557, 1557, ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 1 and 15, 115। हु इंट्रोड्यूस्ड सॉनेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश पोएट्री, यानी इंग्लिश पोएट्री में पहली बार सॉनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया। तो इंग्लिश पोएट्री में पहली बार जो सॉनेट को इंट्रोड्यूस किए हैं उनके नाम हैं वायट एंड सूरी, यानी थॉमस वायट एंड सूरी। इन्होंने इंग्लिश पोएट्री में पहली बार सॉनेट की शुरुआत किया, थॉमस वायट एंड सूरी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 1 and 16। आर्केडिया क्या है, तो फ्रेंड्स आर्केडिया इज ए रोमांस, आर्केडिया एक रोमांस है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 1 and 17। एस्ट्रोपल एंड स्टेला हैज बीन रिटन बाय, एस्ट्रोपल एंड स्टेला किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फिलिप सिडनी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया एस्ट्रोपल एंड स्टेला, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 1 and 18। स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोइट्स पोइट, स्पेंसर को पोइट्स पोइट के रूप में स्वागत किया गया है, यानी पोइट्स पोइट के रूप में कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लैम, यानी चार्ल्स लैम ने स्पेंसर को द पोइट्स पोइट कहा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 1 and 19। स्पेंसर्स फेमस ओड एपिथालमियन कमेमोरेट्स द ओकेशन ऑफ, यानी स्पेंसर का जो ओड एपिथालमियन है, इसमें यह ओड एपिथालमियन जिसका मतलब होता है विवाह का गीत। तो ओड एपिथालमियन जो स्पेंसर ने जो लिखा है, यह किस अवसर पर लिखा है आपको बताना है वो अवसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिज मैरिज विथ एलिजाबेथ बाइल, यानी जब स्पेंसर का एलिजाबेथ बाइल के साथ मैरिज होता है, विवाह होता है, तो उस वक्त उन्होंने ओड एपिथालमियन को लिखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 1 and 20। आमरेटी जी कलेक्शन ऑफ 84, अमृति जो कि 84 कलेक्शन है किसका, तो फ्रेंड्स अमृति जो कि 84 सॉनेट्स का कलेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस अमृति में 84 सॉनेट्स हैं, अमृति कंसिस्ट ऑफ 84 सॉनेट्स, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 1 and 21। एडमंड स्पेंसर द शेफर्ड्स कैलेंडर इज कॉल्ड कैलेंडर, द शेफर्ड जो कैलेंडर है जिसे एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, इसे कैलेंडर क्यों कहा गया है आपको बताना है। तो इसे कैलेंडर कहने का क्या रीज़न है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इट इज़ ए सीरीज ऑफ पास्टल इक्लॉक्स ऑफ एवरी मंथ ऑफ द ईयर, तो इसे कैलेंडर कहने का क्या मतलब है, तो इसमें वर्ष के हर महीने के लिए इसमें ग्राम्य गीत का सीरीज रखा गया है। वर्ष के हर महीने के लिए पास्टल एक लाख यानी ग्राम्य गीत है इसमें, इसलिए जो है कि इसे कैलेंडर के रूप में टाइटल दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 122। What is the general theme of Spencer's calendar? The general theme of Spencer शेफर्ड कैलेंडर, शेफर्ड कैलेंडर का जो जनरल थीम है वो क्या है आपको बताना है।
द जनरल थीम ऑफ द शेफर्स कैलेंडर, शेफर्स कैलेंडर का जनरल थीम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द अनरिक्विटेड लव ऑफ कॉन क्लाउड फॉर रोजलिंड, यानी रोजलिंड के प्रति कॉन क्लाउड का एक तरफा प्रेम। अनरिक्विटेड लव ऑफ कॉन क्लाउड फॉर रोजलिंड, यानी रोजलिंड के प्रति कॉन क्लाउड का एक तरफा प्रेम ही यह जनरल थीम है शेफर्स कैलेंडर का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 1 and 23। The first 3 books of the Fairy Queen were published in, the first 3 books of the Fairy Queen, यानी फेयरी क्वीन की पहली 3 किताबें किस सेशन में पब्लिश हुई थी? आप क्वेश्चन का नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1589 to 90, 1589 और 90 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी राइट है फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 1 and 24। Who among the following is the central character in the Fairy Queen? आपको बताना है द सेंट्रल कैरेक्टर इन द फेयरी क्वीन, फेयरी क्वीन का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रिंस आर्थर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाउ द लास्ट सेंटेंस, द 12 नाइट्स, द 12 नाइट्स इन द फेयरी क्वीन रिप्रेजेंट 12, यानी द फेयरी क्वीन में जो 12 नाइट आए हैं वे 12 बातों के प्रतीक हैं, और वे 12 जो थिंग्स है वो क्या है आपको बताना है। तो द फेयरी क्वीन में जो 12 नाइट आए हैं वे 12 नाइट जो कि 12 वर्च्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 12 गुणों के लिए वे प्रतीक हैं, 12 शूरवीर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यह रहे इस वीडियो के क्वेश्चंस। How like feel this video friends? Please comment and subscribe my channel. Then care of you and yourself. Bye. See you in the next video. Jai Hind.